हाय हेलो एवरीवन, दिखाई दे रहा हूँ क्या मैं? ओ मेरे लल्ला, अरे मचा देंगे हल्ला। बस दिखा दो, एक बार दिख रहा हूँ मैं। यस सर, यू आर ऑडिबल। चलिए, कहाँ तक हुआ था पिछली क्लास में बताओ। हम्म। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी चलेगा। C2 हो गया था, C2 है ना। अब उसने कहा था वीबीटी ने कि सर ये ना, वीबीटी ने जो बोला वो क्या बोला कि कल हमने यहां एंड किया था कि यार ये चार बॉन्ड डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, क्या कहा था उसने? चार बॉन्ड डज नॉट एग्जिस्ट। Is doing only your book sufficient? Yes, sir. Definitely, it is very sufficient for J-men or J1s. Put out. हाँ, हेड टू हेड ओवरलैपिंग का था कल गौरव। तो हमने कहा था कि नॉन मेटल की जब बात होगी तो नॉन मेटल में चार बॉन्ड नहीं बन सकते क्योंकि एक्सिस तीन ही होती है। ठीक है, आया ना? अरे हाँ तो बोल दो। ठीक है, तो चार बॉन्ड नॉन मेटल की बात हो रही है। अब आपको एक डाउट आएगा कि राइनियम में तो चार बॉन्ड थे। देखो वो डी ब्लॉक एलिमेंट है, वो डी ब्लॉक में डेल्टा बॉन्ड आ जाता है, इसलिए यहां तो डेल्टा नहीं आएगा क्योंकि डी ऑर्बिटल तो है नहीं। तो डी ऑर्बिटल तो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो ये वाले चार बॉन्ड पॉसिबल नहीं हो सकते। ठीक है, तो उसने कहा तीन मैक्सिमम हो सकते हैं नॉन मेटल्स के बीच में। क्या बोला जल्दी बताओ? तीन हो सकते हैं नॉन मेटल्स के बीच में। क्या बोला जल्दी बताओ? तीन हो सकते हैं नॉन मेटल्स के बीच में। क्या बोला जल्दी बताओ? अरे तीन हो सकते हैं नॉन मेटल्स के बीच में। तो एक डाउट पूछा इसने फिर कि जो नाइट्रोजन है वो कितने बॉन्ड बना रहा है? तीन। ठीक है, देखो इधर। बट पी ट्रिपल बॉन्ड पी डज नॉट एग्जिस्ट। वाई? मानी क्या बोला उसने बताओ? कि जो पी ट्रिपल बॉन्ड पी है ये एग्जिस्ट नहीं कर रखी हूं, जबकि ये तो कर रहा है। भैया आपने देखा एन ट्रिपल बॉन्ड एन जो है वो तो एग्जिस्ट है, बट पी ट्रिपल बॉन्ड पी है वो डज नॉट एग्जिस्ट है। तो रीजन पूछ रहा क्यों? क्लियर? भाई तीन बॉन्ड तो बना सकता है ना यार। ओए चकद फट नब्द गिल्ली सूर्य जलंधर सामने गिल्ली। ओए, तो यहां पर ये कहा कि भैया नाइट्रोजन जो है वो तीन बॉन्ड बना सकता है, ये नहीं बना सकता। उसका रीजन बताओ। तो रीजन देखो आप, सबसे पहले नाइट्रोजन में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन थे? तीन। तो इसी तरह से फास्फोरस में ओए, ओए तुसी जाग जाओ ओए, कितने अनपेड? तीन। और तुसी तीन है। अब आपको कल याद करो, नोट करके एक लाइन लिखाई थी मैंने, पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ पूछी थी मैंने आपसे, टू पी पाए, टू पी पाए, टू पी पाए, थ्री पी पाए, और फिर पूछा था थ्री पी पाए, थ्री पी पाए। तो आपने मुझे कल बताया था कि सर ये वाली सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगी क्योंकि साइज छोटा है, और ये सबसे वीक होगी। तो यहां पर जो थ्री पी पाई की बात आ रही लल्ला, क्या बोला जी बता? थ्री पी पाई सबसे वीक है कि नहीं है? फॉस्फोरस जब पी पाई बनाएगा तो वो थ्री पी पाई बनाएगा। और थ्री पी पाई इन सब में देख के बताओ क्या है? वीक। अगर ये थ्री पी पाई सब में वीक है तो इसका मतलब क्या निकलता है? थ्री पी पाई अगर वीक है तो इसका मतलब क्या निकलता है? सबसे वीक बॉन्ड बनाना पसंद नहीं करेगा फास्फोरस। सबसे वीक बॉन्ड बनाना पसंद नहीं करेगा फास्फोरस। और फास्फोरस अगर सबसे वीक बॉन्ड नहीं बनाएगा तो समझ जाओ क्या हुआ। हम्म। वो सिंगल बॉन्ड में जाकर अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा, और सिंगल बॉन्ड में जाकर सेटिस्फाई को करेगा तो ऐसा बनाएगा। ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम नोट करके कि भैया ड्यू टू लार्ज साइज, क्या बोल देंगे हम? थ्री पी पाई साइडवेज ओवरलैपिंग डज नॉट पॉसिबल। थ्री पी पाई
3p पाई साइडवेज ओपन डज नॉट पॉसिबल। अरे भाई लेट आया क्या मुहासिर? फिर यार ऐसे करते हो ना मेरे को, फिर ऐसे फिर इरिटेशन होता है। ये नींद में था, अभी तो बोला मैंने राइनियम में 4 बॉन्ड बनते हैं क्योंकि वहां एक डेल्टा बॉन्ड आता है। डेल्टा बॉन्ड जो होता है जब आता है जब डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट में डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है। डी ऑर्बिटल इनमें नहीं होगा क्योंकि ये सारे नॉन मेटल्स हैं। हमने कहा नॉन मेटल में 3 बॉन्ड नहीं बन सकते। हमने क्या कहा? नॉन मेटल में 3 बॉन्ड नहीं बन सकते। हमने कहा मुहासिर नॉन मेटल में 3 बॉन्ड नहीं बन सकते। डेल्टा बॉन्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आता है, डी ऑर्बिटल में आएगा, डी ऑर्बिटल डी ब्लॉक एलिमेंट में पाया जाएगा। ये सब मैंने बोल दिया था यार, ठीक है। क्लियर दोस्तों? मुहासिर समझ में आ गया? तो आज के बाद अगर आप बोलोगे तो मैक्सिमम कितने बॉन्ड पाए जाएंगे? 3, यही बोलना। क्योंकि 4 तब बोलना जब राइनियम थे, क्योंकि वो एक में पाया जा रहा है और नॉन मेटल्स जो है उनमें कब में 4 नहीं पाए जाते। तो इसका मतलब क्या निकालना है? मोस्ट ऑफ द केसेस के हिसाब से आंसर देना है। तो अगर सवाल आता है, बहुत अच्छी बात है, वो लेगा कि मैक्सिमम कितने बॉन्ड पाए जाते हैं, तो आंसर बोलोगे 3। मैक्सिमम नॉन मेटल में कितने पाए जाते हैं? 3। तो फिर सवाल पूछे राइनियम में कितने पाए जाते हैं, तो 4 है बस। तो एक अलग से केस है। सिम्मत समझ गया? आई होप आप समझ में आ गया होगा, ठीक है। बोलो जल्दी हाँ या ना। अब एक सवाल पूछा उसने, तो ये समझ में आ गया कि सेम सवाल पूछा, ओ डबल बॉन्ड एग्जिस्ट बट एस डबल बॉन्ड एस डज नॉट एग्जिस्ट। बोलो। तो ओ डबल बॉन्ड एग्जिस्ट बट पी में साइडवेज ओवरलैपिंग क्यों नहीं? नमूने ही है साले, कहां से आते हैं ये नमूने? पी में हो तो रही है साइडवेज ओवरलैपिंग, ये फास्फोरस में। लेकिन कौन सी? जब 3p पाई ये तो नहीं होगी, बस उसके अलावा जो होगी होगी। अगर वो 3p पाई 2p पाई होती तो बनाएगा, 3p पाई 3d पाई भी बनाएगा। पर ये आपस में नहीं बनाएंगे ऐसे, क्योंकि आपस में बनाने पर 3p हो रही है और 3p वीक होती है, तो वीक बॉन्ड नहीं बनाना चाहता। यही तो समझा रहे, शादी ब्याह के कार्ड छाप रहे हैं क्या कि सर है लिफाफा जरूर लेके आना। कौन है अजीत तेज? नमूना ही है क्या? 3p वीक है, कोई भी वीक बॉन्ड नहीं बनाना चाहता। ये ऐसे गंवार से पता है क्या होगा? आईटी में सिलेक्शन होगा इनका, तो ये जाएंगे कि हमें आईटीआई का कॉलेज दे दो। समझ में नहीं आ रही इतनी सी बात कि अगर मान लो वो पाई बॉन्ड बनाता है तो वो सबसे वीकेस्ट होगा, यानी आईटी का सिलेक्शन लेने के बाद आईटीआई कॉलेज में जाएगा क्या 10,000 रुपए की नौकरी के लिए? तो ये पीपी नहीं बनाना चाहेगा, वो सिंगल बॉन्डेड स्ट्रक्चर में पसंद करेगा रहना। ये पाई बॉन्ड बनाएगा कब? जब इसको कौन सा वाला पाई बनाना हो किसी और के साथ। आपस में नहीं बना सकते ये, क्योंकि आपस में कौन से वाले पाई बनाने? 3p से बनेंगे पाई। तो आपस में जो पाई बनेगा वो 3p पाई बनेगा। वो सबसे वीक पाई बॉन्ड है। वीक पाई बॉन्ड क्यों बनाना चाहेगा? इतनी सिंपल बात समझ में नहीं आ रही तुम्हें? और कोई डाउट हो किसी को तो पूछो। आगे देखो, सिर्फ सवाल वही है बेट। कौन सा? ये वाला बताओ, इसमें क्या क्या इसका आंसर बता दो आप फटाफट से जल्दी से। एक तो है ना, पढ़कर आया करो तुम पिछली क्लास का सब लोग। ये नेतागिरी मत करे आशुतोष, समझिए आशुतोष। पढ़ने आया पढ़कर आया करो, रिवाइज करके आया करो। तुम नेता बनने आए हो यहाँ के आइटन बनने आया हो बे? लिख रहा इरिटेट मत हो। पूजा करे तुम रहा लो, आओ भैया आओ जय भैया वाले, जय जय भैया वाले। क्या हो गया? आगे बढ़े, जल्दी बताओ फटाफट। ओ डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन एस डबल बॉन्ड एस नहीं कर रहा, बस इतना सा बता दो। हम्म वेरी गुड, ताली बजाओ अपने लिए, इंपॉर्टेंट। अब सही बोला देखो इन्होंने। अगर हम इसका ऑक्सीजन का लास्ट कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्या दिख रहा है? ये तो ये जब बाई बनेगा तो 2p पाई 2p पाई से बाई बॉन्ड बनेगा। सल्फर की बात करेंगे तो क्या होगा? ये आपके तो कौन सा पाई बॉन्ड बनना पसंद करेगा? 3p बनेगा। ये एस डबल बॉन्ड बेस डज नॉट एग्जिस्ट, क्यों? 3p पाई साइडवेज डज नॉट पॉसिबल।
ड्यू टू लार्ज साइज। ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, वीक बॉन्ड स्ट्रेंथ है, इसलिए वो पाई नहीं बना के सल्फर किसमें जाएगा, S8 में। कौन सी स्ट्रक्चर बनाता है S8 में बताओ। बोलो, ये S8 में कौन सी बताता है, बता। अब आपको पता है एक कुछ कंफ्यूजन्स पैदा होंगे जो आपको ऊट पटांग कंफ्यूजन्स होंगे, जैसे मैं आपको बताता हूं। जैसे हमने कहा कि कार्बन 4 बॉन्ड नहीं बनाता, ये थ्योरी करने के बाद जो बच्चे आते हैं मेरे पास, वो मुझसे क्या पूछते हैं, सर नहीं समझ में आया। मैंने कहा क्या सर, आपने कहा कार्बन 4 बॉन्ड नहीं बनाता। मैंने कहा हाँ, लेकिन सर CH4 में तो बना रहा है, ये तो सर बना रहा है देखो। तो आप ये समझ में नहीं आ रहा कि आपने कहा 4 बॉन्ड नहीं बनाता, ये 4 तो बना रहा है। कोई आप में से बता सकता है क्या लॉजिक है इसके पीछे। कितने बच्चों को ये डाउट है, ईमानदारी से बताना। IIT की कसम खा के बोलना, झूठ नहीं। हम्म। मी राहुल को आया देखो, पहले था। बेटा ये 4 बॉन्ड कौन से हैं जिसमें इस कार्बन को पाई बॉन्ड बनाना है इसके साथ, तो एक साथ 4 बनाने एक ही एक्सिस पे, तो एक्सिस तो मैक्सिमम 3 ही होती है, तो आपस में दोनों को 3 बॉन्ड से ज्यादा नहीं बना सकते आपस में। पर ये तो अलग अलग हो गया ना, इसके लिए अलग एक्सिस होगी तो ये सिग्मा बनाने का, ये इसके लिए अलग एक्सिस है, ये इसकी अलग आएगी, इसकी अलग आएगी, तो ये सिग्मा तो 4 बन सकते हैं ऐसे। बट यहां पर एक साथ 4 नहीं बन सकते, तो दोनों 4 बॉन्ड का जो लॉजिक है वो समझ में आ रहा है, आपस में नहीं बनाएगा, ऐसे अलग अलग एटम के साथ तो 4 बना देगा वो। ठीक है। अब एक नया सवाल पूछ रहा है वो देखो, एक सवाल और पूछा उसने, ओवरलैपिंग स्ट्रेंथ। इन तीनों की स्ट्रेंथ बताओ चलो। सर 11th में हमें एक्सेप्शन बोल के रटवा दिया था, अब आपने लॉजिक बताया, थैंक यू स्नेहा जी, थैंक यू वेरी मच। हाँ ऐसे ही सारे 3P वाले इंस्टॉल, यस रिजवान बिल्कुल सही। इनका ऑर्डर बताओ, स्ट्रेंथ का ऑर्डर जल्दी। देखो इसका आंसर बहुत आसान है, ध्यान से देखना, ये आएगा। अब इसको समझते हैं, जैसे एक बात समझना, अगर तीनों में देखेंगे तो सब में 3 3 3 3 है, यानी कि ये डिस्टेंस तो सेम है। ये इस तरह से आएगा 3P 3P मिला, ये इस तरह से आएगा 3P 3D मिला। आप खुद देखना कि किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। कौन ज्यादा पास आके मिल रहा है आपस में, ओवरलैपिंग अच्छी किसकी हो रही होगी, सोच के देखो। कौन ज्यादा पास आके मिल रहा है तो ओवरलैपिंग किसकी अच्छी हो रही होगी, सोचो। बोलो कौन ज्यादा पास आके मिल रहा है तो स्ट्रेंथ ज्यादा किसकी होगी, बोलो।
सबसे ज्यादा इसी की ओवरलैपिंग दिख रही है मुझे तो, क्योंकि सबसे ज्यादा पास आ रहे हैं ऐसे। दोबारा समझो, यहां अगर हम देखें तो ये पीपी है, ये जब आपस में मिलेगा तो ये ऐसे मिलेंगे आके मुड़ के। ये पी और डी है तो पहले से मुड़ा हुआ है तो ओवरलैपिंग ज्यादा होगी। डी और डी तो और ज्यादा मिले हुए तो ओवरलैपिंग और ज्यादा होगी। तो अब आप सोचो अगर और ज्यादा होगी तो क्या मतलब निकला इसका, बोलो। बोलो। बोल ही नहीं रहा कोई। अब इसमें एक डाउट आएगा, आपको पता है क्या, ध्यान सुनना। डाउट ये आएगा लल्ला, ध्यान से सुनना भाई, डाउट आएगा। डाउट ये आएगा लल्ला कि जब आप ऐसे मिल रहे हैं तो आपको एक नोटिस आएगी कि सर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी देखें तो यहां पर तो इसमें 1/2 होगी, 1/2 1/2 होगी, 1/2 1/2 होगी, आया ना। लेकिन यहां जब देखोगे तो 1/4 हो गई। यहां देखोगे तो क्या होगी, 1/4 हो गई। यहां देखोगे तो क्या होगी, 1/4 हो गई। तो सर जब ये मिलेंगे तो यहाँ ओवरलैपिंग की तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी तो कम होगी। कम होगी तो फिर ओवरलैपिंग सबसे कम होनी चाहिए। किस किस को ये डाउट आया था बताओ, किस किस को ये डाउट आया था, ईमानदारी से बताओ। किस किस को ये डाउट आया था, जल्दी बताओ। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी अगर यहाँ देखो तो 1/4 हो रही है, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी यहाँ देखो तो 1/2 है। बोलो। अब मैं समझाता हूं आपको। जब एमओटी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब डी ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग आते हैं तो इनकी सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक तरफ शिफ्ट हो जाती है जहां ये बॉन्ड फॉर्म करने जाते हैं। अगर आपको नहीं पता तो मैं आगे बताऊंगा एमओटी में इसी। तो ये क्या होता है कि जब डी ऑर्बिटल जाएंगे तो इसकी सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिस तरफ वो बॉन्ड बनाने जा रहे हैं ना, उधर से इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सारी इसमें शिफ्ट हो जाएगी। इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सारी इसमें शिफ्ट हो जाएगी, इसकी सारी इसमें शिफ्ट हो जाएगी, इसकी सारी शिफ्ट हो जाएगी। तो सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो ओवरलैपिंग लोब्स है उसी में जाएगी, सारी इसी में आ जाएंगी। इसका मतलब समझे आप, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी जो आप 1/4 सोच रहे थे वो 1/4 नहीं है, वो 1/2 ही है। तो इसका मतलब यहाँ पर ओवरलैपिंग अच्छी आएगी, इसका मतलब स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। समझ में आया, इसका मतलब यहाँ पर स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो ये रीजन समझ में आया। ये मैं आपको एमओटी में बताऊंगा कि जब डी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करने आते हैं तो ओवरलैप करते समय उसकी सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो ओवरलैपिंग लोब्स होती है उसमें शिफ्ट हो जाती है, जो ओवरलैपिंग लोब्स होती है उनमें शिफ्ट हो जाती है। पी कैरेक्टर कहां से आएगा बेटा, पी कैरेक्टर तो सिग्मा वालों में बताया था ना श्री। कौन सी वाली ओवरलैपिंग थी, वो सिग्मा बॉन्ड की। ये क्या है, पाई बॉन्ड की। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो ये स्ट्रेंथ हो गई। अब एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कैटेनेशन प्रॉपर्टी। क्या नाम है इसका, कैटेनेशन प्रॉपर्टी। सबसे पहले तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी का मतलब होता है चेन फॉर्मेशन प्रॉपर्टी। कैटेनेशन प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, बोलो, चेन फॉर्मेशन प्रॉपर्टी। चेन बनती चली जाएगी। अब चेन आपस में बननी चाहिए एक एक एटम में ऐसे। दिस इज नॉट अ चेन। ये बीच में अगर ओ आ गया तो इसको चेन फॉर्मेशन नहीं कहेंगे, ये पॉलीमराइजेशन कहलाएगा। दिस इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन, दिस इज कॉल्ड कैटेनेशन। समझ गए, सेल्फ लिंकिंग इज कॉल्ड कैटेनेशन। कैटेनेशन जो होता है
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिपेंड करता है बॉन्ड एनर्जी पे, और बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली डिपेंड करती है 1/साइज। साइज हमेशा डोमिनेटिंग फैक्टर होगा, और दूसरा डिपेंड करता है साइज के साथ साथ 1/लोन पेयर, लोन पेयर रिपल्शन। तो बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आएगा 1/लोन पेयर रिपल्शन, और जो लोन पेयर रिपल्शन होगा वो ओनली सेकेंड पीरियड पे डिपेंड करेगा। ओनली फॉर सेकेंड पीरियड। ये फैक्टर सिर्फ सेकेंड पीरियड पर लगता है, क्योंकि सेकेंड पीरियड का साइज छोटा होता है। अगर सेकेंड पीरियड का साइज छोटा होगा तो सोचो क्या होगा। सेकेंड पीरियड का साइज अगर छोटा हुआ तो उस कंडीशन में समझ रहे हो आप, उस पर लोन पेयर जब आएंगे तो पास पास होंगे, और पास पास होंगे तो उनमें रिपल्शन होगा। लोन पेयर अगर रिपल्शन करेगा तो समझ सकते हो आप क्या हुआ। बॉन्ड की स्ट्रेंथ घट जाएगी ना, क्योंकि रिपल्शन बढ़ गया। क्लियर। अब आपको समझाते हैं, जैसे कार्बन है, कार्बन कार्बन, सिलिकॉन सिलिकॉन, जर्मेनियम जर्मेनियम, टिन टिन और लेड लेड। अब कार्बन जब बॉन्ड बनाता है तो लोन पेयर नहीं होता। जैसे कार्बन ने बनाया CH4 बनाया, तो लोन पेयर थोड़ी होगा इसमें, तो यानी कि ये फैक्टर तो लगना ही नहीं है। तो अब आप नीचे जब जाएंगे तो आप सोचो साइज बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, और अगर साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड एनर्जी घटेगी नहीं घटेगी, और बॉन्ड एनर्जी घटेगी तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी घटेगी नहीं घटेगी। कैटेनेशन प्रॉपर्टी घटेगी कि नहीं घटेगी, घट गई। तो इसका मतलब यहां पर अगर कैटेनेशन की बात करूंगा तो ऐसे आएगी वो। लेकिन जब आप यहीं पर एन एन और फास्फोरस फास्फोरस का कंपेयर करते हैं, तो आप देखो जब ये फास्फोरस या नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, सेम बॉन्ड की बात हो रही है, तीन जब बनाएगा तो भी लोन पेयर रहेगा, यहाँ तीन होंगे तो भी लोन पेयर रहेगा। अब मुझे बताओ, इनमें सब में देखो साइज, लेकिन साइज और अगर सेकंड पीरियड हो तो डोमिनेटिंग फैक्टर कौन होता है फिर, साइज या लोन पेयर सेकंड पीरियड में, जल्दी बताओ। आपको डोमिनेटिंग में कंफ्यूजन आ रहा है तो इसको हटा दो भले। आप बस इतना याद रखो कि सेकंड पीरियड वाला जो फैक्टर है, लोन पेयर वाला फैक्टर ओनली सेकंड पीरियड के लिए लगेगा। क्या बोला जल्दी बताओ, कि लोन पेयर वाला जो फैक्टर है ओनली फॉर सेकंड पीरियड लगेगा। तो लोन पेयर सेकंड पीरियड में है कि नहीं है? ये जो लोन पेयर है वो सेकंड पीरियड में है कि नहीं है? अब अगर लोन पेयर है तो इसका मतलब कि यार सेकंड पीरियड आ गया ना, लोन पेयर का रिपल्शन लगेगा तो बॉन्ड एनर्जी घटेगी, तो बॉन्ड एनर्जी घटेगी तो कैटेनेशन घटेगी। तो मुझे यहां देख के बताओ इन दोनों में से क्या होगा, फॉस्फोरस का ज्यादा होगा। आया ना। अब अगर सवाल ये करूं दूसरा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन की बात करो तो क्या होगा? इनमें बताओ ऑक्सीजन ऑक्सीजन किसका ज्यादा होगा? सल्फर सल्फर का। क्लियर।
अगर मैं बात करूं फ्लोरीन फ्लोरीन की और क्लोरीन क्लोरीन की, फिर से बताओ, सेकंड पीरियड बोलो। यार ये एमडी है, आशुतोष है, ये ऐसे बच्चे हैं जैसे लगता है कि ये तो पहली बार जिंदगी में फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। ऐसे नहीं चलेगा ना जिंदगी में। तो लोग ड्रॉपर हो, सबसे पहले यही कमेंट लिखेंगे कि कोर्स खत्म नहीं हुआ हमारा, इतना आराम से पढ़ाने के बावजूद भी। है ना, लिख रहा है कि दोबारा समझा दो। आशुतोष बोला पल्ले नहीं पड़ा है। अरे तुम साड़ी पहनते हो जो तुम्हारे पल्ले पड़ेगा बे? ए आशुतोष वाह, तुम बताओ जरा। है, तुम्हारा ध्यान तो साड़ी पहनने में जा रहा है, फिर तो कैसे पल्ला पड़ेगा तुमको? फोकस रखो, फोकस, इतना सिंपल फंड। पेन टूट गया। पेन गया। कितना लोगों की दुआएं हमारे साथ हैं बताइए, जिससे कि लगे कि पेन नहीं गया। बताओ जरा। पेन टूट गया। कितनों की दुआएं हैं कि नहीं टूटेगा? ये पेन टूट गया, नीचे गिरा है भाई। ओ माय गॉड, बच गया। बहुत लोगों की दुआएं हैं। इसका ज्यादा होगा। ठीक है, अब देखो इधर, इसके अंदर एक खास बात होती है, लोन पेयर बढ़े या घटे? यहां लोन पेयर फ्लोरीन में बढ़ते जा रहे हैं, देखो। तो अगर आपसे ऑर्डर पूछा जाए तो ये ऑर्डर मैं बता रहा हूं, एक्सपेरिमेंटल है ये, किसकी पोजीशन थर्ड नंबर पे आ जाती है। ठीक है, और ये बहुत फेमस एग्जांपल है और ये बहुत पूछा जाता है आईटी एडवांस में भी। ठीक है, ये क्या ऑर्डर है बताओ? ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी। क्या है ये बताओ? ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, अब मुझे बताओ, जैसे जैसे ऐसे समझो, ये नाइट्रोजन है, छोटा है, यहां लोन पेयर है, तो ये पास पास होंगे ही नहीं होंगे लोन पेयर? छोटा साइज होता है तो लोन पेयर पास होंगे नहीं होंगे? तो जैसे ही पास होंगे ना रिपल्शन आएगा। रिपल्शन आता है तो बॉन्ड वीक होता है ना, क्योंकि हमने पढ़ा था बॉन्ड तो अट्रैक्शन से बनता है। तो अगर अट्रैक्शन होगा तभी बॉन्ड बनेगा। रिपल्शन आया तो क्या होगा? बॉन्ड वीक होगा। अब देखो फास्फोरस थर्ड पीरियड का साइज बढ़ा, उसका तो दूर दूर है, साइज बढ़ा है तो दूर दूर है, तो अब रिपल्शन ही नहीं आएगा भाई, साइज बड़ा है तो अब रिपल्शन नहीं आएगा। इसलिए थर्ड पीरियड या फोर्थ पीरियड या फिफ्थ पीरियड में लोन पेयर अगर है तब भी उसका रिपल्शन काउंट नहीं करते, साइज से आंसर जाता है। लेकिन जैसे सेकंड पीरियड आ जाता है, आयुष मैं आपको जो बता रहा हूं समझ रहे हो ना, थर्ड पीरियड ही होता है सिलिकॉन ना। लेकिन जैसे ही सेकंड पीरियड आ जाता है, अगर लोन पेयर आ गया बोलो, अगर लोन पेयर आ गया तो उसमें रिपल्शन आएगा। अब एक लड़की लिख रही है कि ना, वाई इट इज नॉट कंसिडर्ड इन कार्बन, बिकॉज कार्बन जब बॉन्ड बनाता है तो चार बनाता है, और चार बनाते समय उसमें कोई लोन पेयर नहीं बचते हैं, ऐसे बनते हैं इसके बॉन्ड। लेकिन जब नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो ये लोन पेयर बचेगा। फास्फोरस बनाएगा तो तीन बनाएगा, एक लोन पेयर बचेगा। नहीं पढ़ते हो क्या बचपन से? अमोनिया में एक लोन पेयर बनाते हो, पीएच3 में एक लोन पेयर बनाते हो, क्या बिल्कुल ही एलकेजी में ही पढ़ रहे हो क्या सारे के सारे ही? जिनको और भी ऐसे छोटे छोटे डाउट्स है ना, जी तो बिल्कुल है कि 11th क्लास में भी दोबारा केमिकल बॉन्डिंग आएगी, वहां आराम से पढ़ाएंगे धीरे धीरे। 25 लेक्चर तक आपके इन्हीं डाउट को बताएंगे, बेटा इसमें एक बिंदी है, इसे लोन पेयर कहा जाता है, ये एक इलेक्ट्रॉन को डॉट कहा जाता है, ऐसे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा। कक्षा में होने वाले किसी प्रकार के वार्तालाप को व्यक्तिगत ना लें, ये F2 ही लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपका कैटेनेशन भी समाप्त। अब कैटेनेशन का मतलब एक बार और दोबारा से रिवीजन। यहां पर आप देखो, कैटेनेशन मतलब क्या होता है? बॉन्ड एनर्जी पर डिपेंड करेगा। बॉन्ड एनर्जी किस पर डिपेंड करती है? एक तो साइज पे, नीचे आने पर साइज बढ़ रहा है तो बॉन्ड वीक हो रहा है,
ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही? ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी और ऑर्डर ऑफ केटेनेशन दोनों एक ही होंगे, क्योंकि ये दोनों पे डिपेंड करता है। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको अंडरलाइन करके लिखो। तो आपसे ये वाला सवाल केटेनेशन के लिए भी पूछ सकता है और बॉन्ड एनर्जी के लिए भी पूछ सकता है, ठीक है। F2 में लोन पेयर ज्यादा हो गए थे, इसलिए रिपल्शन ज्यादा हो गया था। तो रिपल्शन ज्यादा होने से उसकी बॉन्ड एनर्जी और कम हो गई, इसलिए यहां पर आया है थर्ड पोजीशन पे, ठीक है रोहन। तो अब मैं जो समझाना चाह रहा था आपको, ये फॉर्मूले समझने पड़ेंगे। देखो, सबसे पहले तो आप लोगों को यही नहीं पता कि केटेनेशन का मतलब क्या होता है। केटेनेशन का मतलब होता है आपस में ही आप बॉन्ड बन। अब जैसे मैं आपको एक देसी एग्जांपल से समझाता हूं। आप क्या करो, ऐसे समझो, ये एक पत्थर है, ये भी एक पत्थर है, 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 और ये एक आदमी खड़ा हुआ है यहाँ पे, उसने इस पत्थर को इस धागे से पकड़ा हुआ है, ठीक है। यहां भी एक आदमी है, उसने इसको धागे से पकड़ा हुआ है, समझ रहे हो। अब अगर मैं मान लीजिए इन पत्थरों का, ये आपस में धागे से बंधे हुए हैं, इनको ऐसे उठाने की कोशिश करूं, तो ये धागा मजबूत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर ये धागा मजबूत नहीं हुआ तो ये पत्थर टूट जाएंगे कि नहीं टूट जाएंगे? अगर ये धागा मजबूत नहीं हुआ तो ये पत्थर ऊपर जाने के बजाय नीचे गिर जाएंगे, धागा टूट जाएगा। आया ना? बोलो। क्लोरीन थर्ड पर ही क्यों आया फोर्थ पर? ये याद रखना है निष्ठांशु, ये तो इसका वैल्यू था ना, कि जो वैल्यू आई उसकी 3 लोन पेयर के रिपल्शन से जो वैल्यू आई, उसकी वजह से वो थर्ड पोजीशन पर आ रहा है, ठीक है। टूट जाएगा। तो आपको क्या चाहिए? ये वाला जो बीच का है, ये स्ट्रॉन्ग चाहिए कि नहीं चाहिए बॉन्ड? अगर ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तभी तो आकर के क्या होगा, ये ऊपर जा सकते हैं, इनको उठा सकते हो आप, और ये आपस में एक साथ बने हुए रह सकते हैं। ये बात पॉइंट आउट समझ में आई कि नहीं? ईमानदारी से बताओ। ये बॉन्ड आपका स्ट्रॉन्ग होगा तभी, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तभी आप इसको ऊपर उठा सकते हो ना। तो इसका मतलब कैटेनेशन करने के लिए ये बीच वाला बॉन्ड जो दिख रहे हैं, ये स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। और जब बॉन्ड बनता है तो एक एनर्जी रिलीज होती है, उसे कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। ये पहले लेक्चर में बताया था। जब बॉन्ड बनते हैं तो एक एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी को बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। तो यानी जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उतनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी आएगी। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उतनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी आएगी। तो जितने ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी उतना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, तो उतना ही कैटेनेशन ज्यादा होगा, क्योंकि ये आसानी से होल्ड हो सकते हैं। तो ये फॉर्मूला तैयार हुआ कि नहीं हुआ कि कैटेनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया बॉन्ड एनर्जी। तो हमें तो कैटेनेशन निकालना है, तो बॉन्ड एनर्जी निकालनी है। भाई साहब, हर्ष 4 बार बता दिया। I2 लास्ट में है क्योंकि साइज बहुत बड़ा है, इसलिए बॉन्ड वीक हो गया, ठीक है। और अगर नहीं समझ में आ रहा हर्ष, तो उसको याद कर लो, क्योंकि उसकी पोजीशन थर्ड पर है, बस यही तो चेंज हुआ उसमें, बाकी तो साइज से निकल रहा है ना। हर्ष बेटा प्लीज। तो यहां पर आप देख सकते हो कैटेनेशन किस पर डिपेंड कर गया? बॉन्ड एनर्जी पर। अब बॉन्ड एनर्जी पर डिपेंड कर गया, तो बॉन्ड एनर्जी पर डिपेंड करते ही हमें बॉन्ड एनर्जी निकालनी है। तो बॉन्ड एनर्जी दो चीजों पर डिपेंड करी, एक तो साइज पर और एक लोन पेयर रिपल्शन पे। एक तो बॉन्ड एनर्जी किस पर डिपेंड करेगी? साइज पे। अगर साइज बढ़ा दूं इनका तो ये बॉन्ड वीक होने लग जाएंगे, तो टूट जाएगा। क्या बोला मैंने, बताओ? अगर साइज बढ़ा दूं इनका, बोलो, अगर मैं इनका साइज बढ़ा दूं तो ये बॉन्ड वीक हो जाएगा, तो कैटेनेशन वीक हो जाएगा, तो टूट जाएंगे। सिंपल फंडा था। अब एक फैक्टर और आया, लोन पेयर रिपल्शन। तो सबसे बड़ा डाउट कि लोन पेयर रिपल्शन कहां देखते हैं? लोन पेयर रिपल्शन हमेशा सेकंड पीरियड पे देखते हैं बस। तो अगला डाउट आया कि सेकंड पीरियड पे ही क्यों देखा आपने? सेकंड पीरियड पर इसलिए देखा क्योंकि साइज छोटा है। ये देखो, साइज अगर छोटा होगा तो क्या होगा? लोन पेयर पास होंगे, पास होंगे लोन पेयर, तभी तो रिपल्शन आएगा। बोलो। लोन पेयर पास होंगे, और अगर लोन पेयर पास होंगे तभी तो रिपल्शन आएगा। अगर लोन पेयर पास होंगे
तो ही तो पास हो, तो ही तो क्या होगा। ठीक है, सिंपल फंडा। अब साइज बढ़ने पर बॉन्ड एनर्जी क्यों घटती है, कल पढ़ाया था ना बॉन्ड स्ट्रेंथ सुभाष। अब ये डाउट क्लियर नहीं कर सकते, आपका बैकलॉग है, जाके पढ़ो, पिछला लेक्चर इसी बेस पर पढ़ाया था पूरा का पूरा, कि बॉन्ड वीक क्यों होते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, कार्बन जब बॉन्ड बनाता है तो कभी भी देखो ऐसे चार ही बनाता है वो बॉन्ड, तो लोन पेयर नहीं बचता। तो उस कंडीशन में यहां कोई लोन पेयर होगा ही नहीं, क्योंकि वो तो चार बॉन्ड बनाता है इजीली। लोन पेयर नहीं होगा तो किससे देखा अपन ने, साइज से। और अगर साइज से देखेंगे तो क्या होगा, ये साइज नीचे आने पर बढ़ रही है तो बॉन्ड वीक हो रहे हैं, तो ये आ जाएगा इसका ऑर्डर। लेकिन जब नाइट्रोजन को देखते हैं तो नाइट्रोजन जब बनाता है तो अमोनिया बनाता है ऐसे तीन बॉन्ड हमेशा, ये भी तीन बॉन्ड बना रहा है, तो एक एक लोन पेयर यहां बचेगा। तो जब लोन पेयर आ गया और पीरियड सेकंड है तो यहाँ रिपल्शन आएगा नहीं आएगा, सेकंड पीरियड है तो रिपल्शन आएगा, तो बॉन्ड एनर्जी वीक होगी नहीं होगी इसकी, तो कैटेनेशन भी वीक होगा। कैटेनेशन वीक होगा और फास्फोरस का ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए नाइट्रोजन तो N2 बनाता है बट फास्फोरस P4 बनाता है, क्योंकि उसका कैटेनेशन ज्यादा होता है। और इसी कैटेनेशन में एक और स्टेटमेंट पूछूं कि एटोमिसिटी ऑफ फास्फोरस कितनी है, तो 4, क्योंकि एटोमिसिटी भी एक टॉपिक होता है। एटोमिसिटी में क्या होता है बताओ, आप फिजिकल में पढ़ेंगे। एटोमिसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल। क्या बोला बताओ, एटोमिसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल, तो 4 आ गया। अब जब आपने ऑक्सीजन की बात की तो ऑक्सीजन में देखोगे आप तो 2 लोन पेयर आ जाएंगे, ये 2 लोन पेयर आ गए। तो इनमें देख के बताओ, अब 2 लोन पेयर आ गए तो क्या होगा, सल्फर लोन पेयर है, ऑक्सीजन सेकंड पीरियड का है, तो सल्फर का ज्यादा होगा, इसीलिए ऑक्सीजन की कैटेनेशन प्रॉपर्टी कम है, किससे, सल्फर से, तो वो O2 बनाता है और ये S2 की जगह S8 बनाता है, कैटेनेशन प्रॉपर्टी ज्यादा। ठीक है, क्लियर दोस्तों। अब आप जब MOT पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा P2 वेपर में भी पाया जाएगा, C2 वेपर में भी पाया जाएगा, ये सब बातें हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। और आपको एक पॉइंट फिर आया कि जब फ्लोरीन आया तो फ्लोरीन में 3 लोन पेयर हो गए, तो बढ़ गए ना लोन पेयर, तो इतना सा समझना था कि रिपल्शन भी बढ़ गया होगा। रिपल्शन अगर बढ़ गया होगा तो सोचो क्या होगा, इसकी एनर्जी और घट जाएगी। तो अब वो घट के तीसरे नंबर पर आ गई है, ये वैल्यू से आया है, प्लीज इसको आपको याद करना पड़ेगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, कि थोड़ा सा भी आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं है आपके दिमाग की, तो आपको नहीं समझ में आ रहा कि यहाँ 13 लोन पेयर हो गए, अगर ये लोन पेयर ज्यादा हो गए तो आगे जाएगा, थोड़ा तो पीछे जाना चाहिए, थर्ड पे जाएगा या फोर्थ पे ये नहीं पता। साइज बड़ी नहीं होती है फ्लोरीन की, छोटी होती है। ठीक है, तो ये आपकी कैटेनेशन प्रॉपर्टी खत्म। अब जिनको समझ में नहीं आया वो दोबारा जाके पढ़ेंगे, जैसे एक तो अरमान, बेटा 2 बार बता दिया इसका मतलब तुम मंदबुद्धि अविकसित को ऐसा मत सोचना है ना, आपको समझ में आ जाएगा घर जाके पढ़ोगे तो। हाँ, बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड एनर्जी के। जिन जिन को नहीं समझ में आया दोबारा पढ़ लेना, देखो कि अगर तीसरी बार पढ़ाऊंगा चौथी बार पढ़ाऊंगा, वो कहीं ना कहीं कोई पॉइंट ऐसा मिस हो रहा है आपका, तो वो रिवाइज करोगे हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट टॉपिक पर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है बेटा। आई होप आप समझ पाएंगे कि एक दो बच्चों की वजह से आप थोड़ा सा वो करेंगे, क्या करेंगे बताओ, प्रॉपर वो आप सपोर्ट करेंगे ना, ताकि अपना कोर्स सही पेस पे चलता रहे, है ना। क्योंकि कमेंट देखो, डाउट तो होते हैं ऐसे, जो एक बार दोबारा पढ़ते हैं तो इजी गोइंग हो जाते हैं, वो आपको भी पता है। टॉपिक ऐसा कुछ है नहीं खास, सब सिंपल सा टॉपिक था। तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी करने के बाद एक छोटा सा डाउट और आता है कि व्हाट इज कोवेलेंसी। कोवेलेंसी किसे कहते हैं ये समझना पड़ेगा। तो कोवेलेंसी होती है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन क्या होती है बताओ, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट और इन एक्साइटेशन स्टेट।
किसे कहते हैं बताओ? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेशन स्टेट। जैसे अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो लास्ट कॉन्फ़िगरेशन क्लोरीन का 3s2 3p क्या आएगा? 5। ये 3p5 आ गया तो सोचो क्या होगा? कितने इलेक्ट्रॉन से बताओ? ये हर्ष बेटा अब आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप जाके दोबारा पढ़ना है, अच्छे से समझ में आ जाएगा दोनों फॉर्मूले को। अब मत लिखो उस टॉपिक के डाउट, है ना बेटा? हम्म। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? एक। तो आप बोलोगे कि ग्राउंड स्टेट में इसकी कोवेलेंसी 1 है। अब आपको पता है इसके बाद 3d ऑर्बिटल खाली पड़ा होता है। तो एक्साइटेशन का एक रूल होता है कि अगर अपना ही शेल है तो वो इलेक्ट्रॉन एक्साइड कर लेगा। दोबारा बोलो, अगर अपना ही शेल है तो ये एक्साइड कर लेगा। दोबारा बोलो। बस ये याद रखना कॉन्सेप्ट, अपना ही शेल। शेल कैसे देखा? 3 3 3 है तो ये अपने शेल में जितना भी एक्साइटेशन कर सकता है हो जाएगा। यहां से एक्साइट करके आगे बढ़ गया, फिर यहां आया। क्या एक एक्साइटेशन और हो सकता है? हाँ, ये एक और हो गया। यहां से भी एक एक्साइट कर सकता है, हाँ हो गया। तो इसका मतलब इसकी कोवेलेंसी देखो कितनी होगी। इसको कहा जाएगा फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट, इसको कहा जाएगा सेकंड एक्साइटेशन स्टेट, इसको कहा जाएगा थर्ड एक्साइटेशन स्टेट। अब इससे ज्यादा एक्साइट नहीं कर सकता क्योंकि इसके आगे एक्साइट करते ही नेक्स्ट शेल हो जाएगा 2p6। नेक्स्ट शेल से मतलब एक शेल से दूसरे शेल में अगर जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी की रिक्वायरमेंट लेता है, और अगर एनर्जी की रिक्वायरमेंट आएगी तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। सिस्टम अनस्टेबल होगा तो बॉन्ड नहीं बनेगा। तो इसका मतलब क्या होगा? एक्साइटेशन यही हो सकता है। तो यानी कि 1 3 5 7, ये इसकी कोवेलेंसी। तो अगर आपसे पूछा जाए मैक्सिमम कोवेलेंसी, बताओ मैक्सिमम कोवेलेंसी क्या हुई फिर? 1 3 5 और 7। मैक्सिमम कोवेलेंसी क्या हुई? 1 3 5 7। क्लियर दोस्तों? तो यहां तक की बात आपको समझ में आ गई। ठीक। अगर मैं यहां पर फास्फोरस की कोवेलेंसी या ऑक्सीजन की कोवेलेंसी की, सल्फर की कोवेलेंसी की बात करूं तो, या पहले ऑक्सीजन की कोवेलेंसी की बात करें, देखिए 1s2 2s2 2p4 है। ये दो, तो ऑक्सीजन दो बॉन्ड बना सकता है। तो क्या OF2 बन सकता है? हाँ। लेकिन क्या वो ऑक्सीजन के बाद अगला जो शेल आएगा वो तो चेंज हो गया ना। तो ये OF2 तो बन सकता है, लेकिन अब जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने बॉन्ड बनाने की स्थिति होती है। अब ये अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो OF4 और OF6 नहीं बना सकता ये। क्यों? क्योंकि यहां पर आपके कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? सिर्फ दो। मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? दो। अब ये एक्साइट नहीं कर सकता, इसलिए OF4 और OF6 नहीं बन सकते। लेकिन अगर मैं सल्फर की बात करूं, सल्फर के अंदर क्या सिचुएशन है बताओ? 3D। सिचुएशन क्या आएगी बताओ? यहां से देख के बताओ।
बताओ क्या क्या बनेगा, क्या SF2 बन सकता है? देखो SF2 तो बन सकता है क्योंकि दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है। एक्साइड कर दिया, क्या एक और एक्साइड कर सकता है? तो SF4 भी बन सकता है, SF6 भी बन सकता है, ये भी एग्जिस्ट करेगा, ये भी एग्जिस्ट करेगा। समझ गए? तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि ये एग्जिस्ट क्यों नहीं कर रहे, तो रीजन क्या दोगे आप? ड्यू टू ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट 2D ऑर्बिटल। अगर 2D होता तो वहीं आ जाता, तो ये बन जाता, ये नहीं बनेंगे। ठीक है, फ्लोरीन की बात करो, फ्लोरीन के अंदर कितने होते हैं? फ्लोरीन के अंदर कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? एक। कितने हैं? एक। तो कितने बना सकता है? एक। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए HClO2 एग्जिस्ट करेगा, HClO3 एग्जिस्ट करेगा, HClO4 एग्जिस्ट करेगा। इनका स्ट्रक्चर देखो, ClOH डबल बॉन्ड, फिर ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, यहां CH डबल बॉन्ड लोन पेयर, 5 बॉन्ड बना सकता है। ये Cl 7 बना सकता है। तो क्या ऐसे फ्लोरीन बनाएगा? HF2, ये FO डबल बॉन्ड O लोन पेयर, HFO3, क्या ये ऐसे बना सकता है? नहीं। HFO4, क्या ये बना सकता है? नहीं। सेम कॉन्सेप्ट पर आगे सवाल वापस, ये भी एग्जिस्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहां 2D ऑर्बिटल है ही नहीं, ये एक्साइट नहीं कर सकता। डू नॉट एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ vacant 2D orbital, because of absence of vacant 2D orbital। आई होप आपको समझ में आया होगा लल्ला। अरे भाई चैटिंग कैसे रुक गई, क्या हो गया भाई, कहाँ चले गए मौलिक? भैया मौलिक, समझ में आ रहा है सबको? बोलो जल्दी बोलो, क्लियर लिख दो एक बार। यस सर, फोड़ देंगे सर, गर्दा मचा देंगे सर। क्यों? क्योंकि हंसते गाते जहां से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। अरे हंसते गाते जहां से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। मुस्कुराते हुए दिन बिताना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। समझ गया? इसलिए हंसते हुए मुस्कुराते हुए दिन बिताना, और फटाफट चैट बॉक्स में लिख दो इमीडिएटली। क्या समझ में आया कि नहीं आया? स्ट्रेस मत लिया करो। ड्रॉपर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताया गया, ड्रॉपर हमेशा टेंशन में पड़ता है, स्ट्रेस में पड़ता है, नेगेटिविटी को सोच सोच के पड़ता है, असफलताओं के बारे में सोचता रहता है। अगर आप जीवन में असफलताओं के बारे में सोचते हैं तो इसको भी पॉजिटिव वे में आप ला सकते हो जीवन में, कि उन असफलताओं के बारे में तो सोचो, लेकिन उनको ये मत सोचो कि आप असफल हुए हो। उन असफलताओं के बारे में सोचो इस तरह से कि उसमें से क्या कमी रह गई जो कि मुझे सफलता में नहीं कन्वर्ट कर पाया, तो मैं उसमें से जो असफलता थी उसमें से भी मैं कुछ सीखूं और उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करूं सफलता प्राप्त करने के लिए। तो उसके बारे में सोचना अच्छा है। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि मैं असफल हो गया था, मैं असफल हूं या मेरे से नहीं हो पाया, इससे रिलेट करके ये सोच रहे हो कि जब लास्ट ईयर नहीं होता कि इस साल हो पाएगा, यानी अपनी उसी असफलता को उठा के अगर आपने सफलता के सर पर बिठा दिया तो फिर सफलता कैसे मिलेगी?
नहीं आई बात समझ? तो सफलता के लिए उस असफलता के बारे में सोचो, लेकिन उसमें असफल होने का जो आपके अंदर भय है वो ना सोचो, उसमें जो कमियां रह गई वो सफलता को सोचकर ये सोचो कि असफलता क्यों मिली, इसमें क्या कमियां रह गई जो सफल नहीं कर पाया मैं अपने आप को, उनको ढूंढो और उनको दूर करो और सफलता में परिवर्तित कर लो। तो असफलता के बारे में सोचने का मजा है। समझ में आया? नहीं आई फील? ये अंदर से फीलिंग लेनी पड़ेगी आपको मेरे दोस्त। जब तक आप अपने दिल से अपने आप को पूरी तरह से अपने को डेडिकेटेड नहीं कर सकते किसके अंदर, आईआईटी जेई के अंदर, तब तक आप पढ़ाई नहीं कर सकते। अब आपसे कई बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ते पढ़ते भी सोच रहे हैं ये तो पढ़ा रहे हैं, ये आएगा क्या, इसमें कितने सवाल आते हैं, सारी चीज इंपॉर्टेंट फॉर जेई एडवांस और नॉट, हाउ मेनी क्वेश्चन विल आस्क इन आईआईटी जेई। अगर मैं ये स्किप करके सिर्फ प्रैक्टिस कर लूं, पीवाईक्यूज कर दूं तो अच्छा लगेगा। सर मैं सोच रहा था बॉन्डिंग तो मेरा बहुत अच्छा हुआ है, मैं एक काम करता हूं, मैं है ना इसको छोड़ करके और एनसीईआरटी पढ़ के ब्लॉक केमिस्ट्री को कंप्लीट कर लेता हूं सर, वो बहुत अच्छा हो जाएगा सर, क्योंकि लॉस में तो मुझको बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। बस अब और कितना देखोगे बे? समझ रहे बात को? तो इस तरह के जो सवाल से आएंगे ना वो बहुत आएंगे दिमाग, तो आपको इन सारे सवालों से दूर रहना है। क्लियर दोस्तों? पक्का? आपको क्लास में रेगुलर आना है, बस सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना, लाइफ की क्लास में आना। अगर आप लाइव क्लास में आते हैं तो आपके बहुत सारे डाउट खत्म हो जाते हैं, आपको टीचर के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है, आपको पता चलता है कि लोगों के साथ क्या हो रहा है, हमारे साथ क्या हो रहा है। हमारे साथ जो हो रहा है बच्चे को लगता है वो उसी के साथ हो रहा है, बस उसको पता है क्या नेगेटिविटी होती है, पूरी दुनिया में सब पढ़ रहे हैं मेरे अलावा। उसे नहीं पता होता कि अगर तू नहीं पढ़ रहा तो कोई और नहीं पढ़ रहा, क्योंकि ये व्यक्तिगत समस्या नहीं है, जातिगत समस्या लल्ला, ये एक जातिगत समस्या है। विद्यार्थी जाति की समस्या है, सबको डिस्ट्रैक्शन होगा, सब पढ़ाई से दूर होंगे, सभी परेशान होंगे, सभी नेगेटिव हो जाएंगे, सभी का मन नहीं करेगा, सभी का मन कहीं और जाने का करेगा, सभी के मन में ख्याल आएंगे, ये ख्याल आपको पढ़ाई से दूर ले जाएंगे। ये आ समझ में? क्योंकि बीजे सर का हो साथ तो डरने की क्या बात, जब बीजे सर का हो साथ तो रैंक आएगी हाथ, जब बीजे सर का हो साथ तो लल्ला पाएगा रैंक हाथ। समझे? और बच्चे तो आजकल डाउट भी खतरनाक बनाते हैं कि बीजे सर का जलवा है और मेंस का पेपर हलवा है, लाल फूल और नीला फूल, मेरा आईआईटियन ब्यूटीफुल। समझे? क्योंकि हमें यहां पर सेटिस्फैक्शन नहीं सिलेक्शन चाहिए, फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा। जल्दी बोलो, फर्जीवाड़ा नहीं चला। फुल एनर्जेटिक बैठा करो क्लास के अंदर, एकदम फोड़ के रख देंगे, गर्दा मचा देंगे, एकदम साला हिला के रख देंगे, एकदम गली मोहल्ला। समझे? मतलब आग लग जानी चाहिए क्लास में आने से पहले, एकदम से आपको कोई हाथ आ करंट लग जाए, उसको बोले क्या हुआ, बोला आईटी स्पिरिट में हाथ हटा, चल जाएगा। बोला ऐसा काहे चल रहे हो तुम, इतना क्या जरूरत है, अबे सोना जब जलता है तभी कुंदन बनता है, और एक आईटी एस्पिरेंट जब जलता है अंदर से तभी तो आई10 बनता है, क्योंकि यूं ही नहीं कोई आई10 बन जाता। समझे मेरी बात? प्रॉमिस करो, छोड़ के रख दोगे अब? तो ये बीबीटी से छोटे छोटे सवाल आएंगे तो कर देंगे। एक और टॉपिक इसमें छोटा सा होता है, ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट, आपको निकालनी आनी चाहिए, वैसे फिजिकल में बता देंगे, पर मेरे लिए थोड़ा थोड़ा जरूरत पड़ता है तो मैं फिर भी बता ही देता हूं। देखो, आपको कभी भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो ऑक्सीजन जो होता है उसका जनरली -2 होता है, लेकिन अगर वो इस तरह से परऑक्साइड में आ जाए तो +1 होता है, सॉरी -1 होता है। ये, लेकिन अगर वो F के साथ आ गया तो प्लस होता है, अगर वो इसके साथ आ गया तो +2 होता है। तो ये आपको बस याद रखना है, अब बाकी ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल लोगे। हाइड्रोजन के केस में याद रखना फॉर नॉन मेटल, -1,
फॉर नॉन मेटल +1 और मेटल्स के लिए -1 होता है, ठीक है। अब आपको आपको एक क्वेश्चन पूछा उसने HNO3, आपसे बोला इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, तो आप कुछ मत करो, इसका 1 लिख दो, इसका x लिख दो, इसका 3 - 2 करके 0 लिख दो, ठीक है, आया ना। अब आप देखो 0 क्यों किया, क्योंकि यहां पर कोई चार्ज नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इसको बताओ, x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, जल्दी बताओ फटाफट से। मेरे को बताओ जल्दी से, 5 आ जाएगा, ठीक है। मैं ये टॉपिक आपको डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ, छोटा सा हिंट दिया है बस, ठीक है। हाँ, बाकी फिजिकल में बताएंगे सारा, जल्दी बताओ। 2 + x + 3 - 2 बराबर 0 करो, ताकि आपको जहां जहां मेरी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की रिक्वायरमेंट हो वो पूरी हो जाए। जल्दी बताओ, x की वैल्यू +4, बस निकाल दोगे आप, इसका बता दो अब। 3x बराबर 0, 3x बराबर -1/3, ठीक है। इसका नाम होता है हाइड्राजोइक एसिड। हाइड्राजोइक एसिड, क्लियर, सिंपल। हाँ, फ्रैक्शन में हो सकता है, 0 भी हो सकता है, ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी और फ्रैक्शन भी, ठीक है। स्ट्रक्चर हम बाद में पढ़ेंगे, अभी दर्पण, क्लियर, स्ट्रक्चर्स वगैरह सब आएगा। देखो मैंने अभी बोला था आयुष, ये मत करो नेतागिरी, परऑक्साइड के स्ट्रक्चर बताएंगे हम, ऑक्सी एसिड्स में हमारे टॉपिक आएगा, फिर मैं ऑक्साइड्स की बताऊंगा, सुपर ऑक्साइड्स की बताऊंगा, तो वहां पर मैं सारा ऑक्सीडेशन स्टेट एक साथ खोलूंगा। यहां पर सिर्फ एक जनरल बता दिया, अभी मत खोलो ये सब, ठीक है। HN3 की स्ट्रक्चर आ जाएगी, सबकी आएगी। परऑक्साइड पूछ रहे हो आप, मुझे पता है परऑक्साइड की आ जाएगी, सुपर ऑक्साइड की आ जाएगी, सबकी आ जाएगी, यहाँ नहीं खोलेंगे, इसीलिए मैंने हिंट दिया कि मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ डिटेल में, छोटा सा बताया बस, ये सब फिजिकल में आपको बता देंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट होता क्या है, ये जो इस पर चार्ज आ रहा है उसी को कहेंगे हम, बस ये -1/3 रख रहा होगा, बाकी डिटेलिंग वहां होगी। हाइड्रोजन फॉर नॉन मेटल और मेटल का मतलब है कि अगर हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ है, जैसे H और Cl, तो इस पर तो प्लस आएगा माइनस आएगा, लेकिन अगर Na के साथ है तो फिर यहाँ प्लस आएगा या माइनस आएगा, ऐसे है हाइड्रोजन मेटल और नॉन मेटल का मतलब, अंकित और आदर्श, क्लियर। केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे आगे डिटेल में, जब परऑक्सी H2SO8 का बताओ, H2SO5 का बताओ, सर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट तो 8 आ रही है, फिर जब स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो 6 क्यों आ रही है, ये सब हम स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे तब बताएंगे, ठीक है। अब एक VBT की बात कर रहे थे हम, है ना। VBT से अब अगला स्टेप आता है हाइब्रिडाइजेशन। क्या आता है, हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन VBT के आगे ही है, दोबारा से बोलना, VBT के आगे ही हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। तो VBT वालों ने सोचा कि हम अपनी थ्योरी बताएंगे। क्या बोला, जल्दी बताओ। VBT वालों ने सोचा कि हम अपनी थ्योरी बताएंगे, तो VBT वालों ने सोचा थ्योरी बताएंगे, लेकिन थ्योरी जब बताते हैं तो एक रूल होता है, ये थ्योरी साइंटिस्टों के सामने प्रेजेंट होती है, साइंटिस्ट अगर अप्रूव कर देते हैं तो उस थ्योरी को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, और एक्सेप्ट करने के बाद एक्सेप्ट करने के बाद उसे पब्लिश हो जाती है। तो VBT वालों ने सोचा कि अगर हम अपना थ्योरी बताएंगे तो उस कंडीशन में क्या प्रॉब्लम होगा, अगर हम अपना थ्योरी बताएंगे तो उस कंडीशन में क्या प्रॉब्लम होगा कि अगर किसी साइंटिस्ट ने कुछ क्वेश्चन पूछ लिया तो डाउट आगे फंस जाएंगे, तो हम अपनी थ्योरी को पहले कुछ इंटेलिजेंट लोगों के सामने समझा देते हैं। इंटेलिजेंट लोग की बात करें तो इंटेलिजेंट लोग कौन, तो इंटेलिजेंट लोग एक ही होते हैं, बताओ कौन, पूरे इंडिया में मिलेंगे, आप चल जाओ। अब इंडिया में बहुत बड़ा कहां जाए, तो इंडिया में जब जाए तो कहां जाए इसके लिए
उनको बताया कि एक ही स्टेट है जहां बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट लोग मिलेंगे, का बिहार, जय बिहार। एक बिहारी 100 पे भारी। क्लियर। पहुंच गए बिहार, हमारे बाबूजी से बात किया, बाबूजी बैठे बहुत इंटेलिजेंट भाई, बजा आगे बाबूजी खुश एकदम, बच्चा लोग को बताएंगे पूछेंगे, और बाप रे। उन्होंने 11वीं 12वीं 13वीं का बच्चा लोग बिठा दिया और बोला पूछिए इनसे। वीबीटी वालों ने स्टार्ट किया। वीबीटी वालों ने कहा कि देखो CH4 कैसे बनेगा। तो वीबीटी ने पहला रूल दिया था कि अनपेड इलेक्ट्रॉन जितने होंगे उतने बॉन्ड बन सकते हैं। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट नहीं है तो फिर आपका एक्साइटेशन हो सकता है। तो ये एक्साइटेशन होकर 4 बन गया। अब हाइड्रोजन आएगा बॉन्ड बनाने, हाइड्रोजन बॉन्ड बना देगा CH4 में। हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाना स्टार्ट किया तो हाइड्रोजन ने देखो ये तो दिया कार्बन ने 1s s और इसका s, ये कार्बन कौन सा ऑर्बिटल देगा p, हाइड्रोजन s, ये p और s, ये p और as। हाँ आया ना, समझ में आया नहीं आया? ये देखो आप कार्बन CH4 बॉन्ड बना रहा है तो यहां से आप देखो क्या आएगा, ये कौन सा ऑर्बिटल दे रहा है p, ये p आ गया इधर s, ये p आ गया s, ये p आ गया s और ये ss। क्लियर। अब मेरे को दिमाग की बत्ती जलाओ, ऐसा नहीं लग रहा है 3 बॉन्ड तो पी एस से बने हुए हैं और एक एस एस से बना हुआ है? ऐसा फील आया नहीं आया कि एक पी एस से बना हुआ है और एक एस एस से बना हुआ है? बोलो। तो होने का हाँ बना हुआ है। तो उन्होंने, एक बिहारी ने पूछा इसका मतलब 3 बॉन्ड स्ट्रांग है और एक, सॉरी 3 बॉन्ड अलग स्ट्रेंथ के हैं और एक अलग स्ट्रेंथ का है। हाँ या ना भाई, अलग बॉन्ड है तो अलग स्ट्रेंथ ही होगी ना। 3 बॉन्ड तो ऐसे वाले हैं, एक ऐसे वाला है, तो 3 इनकी स्ट्रेंथ अलग होगी, 3 की अलग और एक की अलग। अरे हाँ तो बोल दो, बोलो 3 की अलग और एक की अलग। बहुत बढ़िया, एकदम से खुश। बोले हाँ, वीबीटी वाले ने बोल दिया। एक बिहारी बोला कि भैया 3 की स्ट्रेंथ अलग एक की अलग। वीबीटी ने कहा हाँ। सब खुश हो गए, चुप हो गए सब लोग। बाबूजी बड़े खुश कि यार बच्चा का डाउट बता दिया। बाबूजी गुलाब जामुन लेकर माला वाला आए, माला वाला पहना दी, गुलाब जामुन खिलाने लगे। अचानक एक बिहारी खड़ा हुआ, बोला गुलाब जामुन नीचे रख। क्या बोला वो? गुलाब जामुन नीचे रख। पहले हमारा डाउट बताइए फिर गुलाब जामुन को हाथ लगाइए। क्या बोला बिहारी? पहले हमारा डाउट बताइए फिर गुलाब जामुन को हाथ लगाइए। बोला क्या डाउट है? बोला 3 स्ट्रेंथ अलग एक स्ट्रेंथ। बोला हाँ। हम जब इसे तोड़ रहा हूं तो सबका स्ट्रेंथ इक्वल आ रहा। बोला इसको तोड़ने में जितना एनर्जी खर्च हुआ उसको भी उतना ही हुआ, उसको भी उतना ही हुआ, उसको भी उतना ही हुआ। दोबारा बोलो। इसको तोड़ने में जितनी खर्च हुई इसको भी उतनी हो रही, इसको भी उतनी हो रही, इसको भी उतनी हो रही है। पूरा क्लास सॉल्व। एक बिहारी 100 पे भारी और ये बिहारी वीबीटी पे भारी। फंस गया। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहते हैं। वीबीटी का फुल फॉर्म क्या होता था? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, है ना बेटा। वीबीटी वालों से पूछा कि बताओ इनका स्ट्रेंथ अलग क्यों और इसका अलग क्यों? तो वीबीटी वालों ने कहा नहीं बताएंगे। हमने पूछा क्यों? बोला आता ही नहीं है। फंस गए भाई साहब। बाबूजी आए, बाबूजी ने बोला लेके जाओ इनको। पहुंचा दिए कहां पर? मेहमान खाने में। मेहमान खाना हमारे बिहार में अच्छा होता है। किसका? भैंसिया का तबेला। उसमें पटक दिया उनको। तो बोला जब तक आप हमारा बच्चे का डाउट नहीं बताएंगे यहीं पर अपना मेहमान नवाजी कराएंगे। बीबीटी वाले कंफ्यूज हो गए, सो रहे बेचारे, मच्छर काट रहे हैं। फोन लगाए बीबीटी वाले, बाबूजी मच्छर काट रहे, थोड़ा मना कीजिए। अरे बोला बुड़बक हम खुद भेजे हैं। बोला सोने मत देना, खून चूस लो इनका जब तक बच्चा का डाउट नहीं बताया। ऐसे कैसे सो जाएगा बिना डाउट बताया? बिहार टेंशन में। बीबीटी वाले घबरा गए। अब उन्हें समझ में आया कि बिहार में। सोचा भाई निकल लो यहां से, दिक्कत हो जाएगा। सुबह का 4-5 बज रहा था, उन्होंने सोचा निकल लो। खटखट 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 खट निकले। अच्छा आपको पता है गांव के अंदर एक ही सड़क होता है ऐसे, इधर खेत है इधर खेत है, और खेत में सुबह सुबह किसान लोग जो है वो फसल काटने के लिए चले जाते हैं 5-5 बजे। ठीक है, वो भाग रहे हैं। आप सोचो अंग्रेज भाग रहे हैं यहाँ पे,
तो इधर जो बैठा होगा किसान या फसल काट रहा है उसे नहीं समझ में आ रहा कि अंग्रेज भाग रहा है। और गांव में एक बात पता होती है कि हर एक घर में अगर अंग्रेज आए तो पता होता है किसका मेहमान है। वो फोन लगा दिया यहाँ से बाबूजी को, बोला तुम्हारा मेहमान भाग रहा है, बोलो तो यहीं पर मुंडी काट के लटका दें ऊपर, पता भी नहीं चले किसी को। बाबूजी बोले नहीं हमारा, रुको उसको डिस्टर्ब मत करना कुछ भी, ठीक है। बाबूजी पहुंचे और 10 टन पटिया पर खींच के बोले कहाँ भाग रहे बिच्छा कड़ाउट बताया, फटाफट खटाखट खड़ा, भीड़ इकट्ठा हो गया। अचानक से वहां से एक आदमी गुजर रहे थे, उनका नाम था पॉलिंग। वो बोले क्या हो रहा है, ठहरो, कहा झगड़ रहे हो। पॉलिंग बिहार से थे, रुक गए वो भी। बोला क्या चल रहा है भैया। बोला कुछ नहीं, झगड़ रहे हैं, बीबीटी वालों ने बताया ऐसे मार रहे हैं हमको, ये हो गया। बीबीटी वालों को देख के पॉलिंग बोला ए भैया तुम क्या कर रहे हो, चलो चलो हट, बिहार का नाम खराब कर रहे हो तुम जैसा लोग। हटा, हटा दिए। हटाने के बाद वो बोले कि बीबीटी वालों से कि हम डाउट बताएंगे, इनको अरेस्ट करने दो, रिलैक्स। अब पॉलिंग की एंट्री हुई, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, यह मात्र एक काल्पनिक घटना है, इसका किसी भी जीवित और मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। तथ्यों को मनोरंजनात्मक रूप प्रदान करने के लिए इस कहानी का उपयोग किया गया है। नोट, पॉलिंग बिहार से नहीं थे, वो अमेरिकन साइंटिस्ट थे, ठीक है। क्योंकि जब एक बच्चा बाहर आ गया, मैं ये कहानी जब फर्स्ट टाइम सुनाई, बोला सर आज बहुत प्राउड फील कर रहा है। तो बोले क्या है, बोला सर मत पूछिए, बोले मत बताओ, बोला नहीं सर पूछिए, बोले बताओ। बोला सर बहुत प्राउड इसलिए फील हो रहा है कि पहली बार सर जिंदगी में आज तक हम जो है वो सिर्फ एक ही चीज सुने, अमेरिकन साइंटिस्ट, फ्रांस साइंटिस्ट, रशियन साइंटिस्ट, सर यही सुन सुन के बड़े हो गए सर, पहली बार सर फील आया सर पॉलिंग बिहार से थे सर। हम बोले कौन बोला तुमको पॉलिंग बिहार से थे। बोले बोला आप ही तो पढ़ाए हैं सर अभी अभी लेक्चर के अंदर। हम बोले पागल हो गया है, पॉलिंग अमेरिकन साइंटिस्ट है, तो कहानी ऐसी सुनाई थी। ओ भैया किसी से कोई लेना देना नहीं है इस कहानी का, सिर्फ कहानी के तथ्यों पर नहीं जाना, कॉन्सेप्ट पर जाना है। पॉलिंग बिहार से नहीं थे। क्लियर हो गया। तो पॉलिंग जब आया तो उसने समझाना शुरू किया। देखो उसने क्या समझाया, उसने समझाया कि देखो ऐसा नहीं होता है कि जब ये कार्बन बॉन्ड बनाने आया तो ये 4 अनपढ़ इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट बॉन्ड नहीं बनाएंगे। क्या बोला, ये 4 बॉन्ड नहीं बनाएंगे। ये सबसे पहले अपनी एनर्जी को इंटरमिक्स करेंगे, ठीक है। अब इसके लिए भी उसने एक कहानी से समझाना शुरू किया। पॉलिंग बोला कि हम एक बार जंगल से जा रहे थे, हमको 4 दोस्त मिले। ये चारों बहुत पक्के दोस्त एकदम, समझे, बहुत पक्के लंगोटिया यार एकदम, समझ गए होंगे। अब एक आदमी आया, इसको 10 रुपया दे गया, रास्ते चलते चलते 10 रुपया 10 रुपया, इसको 2 रुपया दे गया। अब आप सोचो इसको अगर 2 रुपया दे गया तो इसका दिमाग खराब होगा कि नहीं होगा। इसका 2 रुपया दे दिया तो इसका दिमाग खराब होगा नहीं होगा। इसका दिमाग खराब होगा तो बस ये क्या करेगा, रात में इनका पैसा चुरा लेगा। जैसे ही पैसा चुराया सुबह इनको पता चला पैसा चुराया, तो इसी ने चुराया होगा, इन्होंने पीट के मार दिया इसको, खट खट खट। ये भी मार रहा है, ये मार रहा है 3 गुना, ये मार रहा है 1 गुना, लेकिन लड़ाई तो हो गया। स्टेबिलिटी खत्म। क्या हुआ बताओ, स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी खत्म, हाँ या ना, स्टेबिलिटी खत्म हो गई। झगड़ रहे हैं, अचानक पॉलिंग वहां से गुजर रहा था। पॉलिंग ने पूछा काहे लड़ रहे हो, उसने कहानी सुनाई कि मेरे को ऐसे 2 रुपया दे गया, ऐसे ऐसे हुआ। तो अब सोचो पॉलिंग ने क्या समझाया इनको पता है। पॉलिंग ने कहा कि अच्छा 1 मिनट रुको, तुम अपना 10 रुपया दो, तुम भी 10 रुपया दो, तुम भी 10 रुपया दो, और तुम 2 रुपया दो। टोटल कर लिया उसने 32। 4 बच्चे थे, डिवाइड बाई 4 किया 8। इसके पास भी 8 रुपया, इसके पास भी 8 रुपया, इसके पास भी 8 रुपया, सबके पास अब 8 रुपया आ गया। सबके पास अगर 8 रुपया आ गया, सबके पास बराबर हो गया। सबके पास अगर बराबर हो गया तो अब कोई भी नाराज नहीं होगा, सब खुश हैं। बस इसने पूछा थोड़ा सा कि सर 10 रुपया था 2 रुपया हो गया, 8 मतलब 8 रुपया हो गया, 2 रुपया कम हो गया। तो पॉलिंग ने हेड बुड़बक, 2 रुपये में एक दोस्त भी तो मिल गया, इससे सस्ता और कहाँ। नहीं आया समझ में, कितना सस्ता में एक ठो दोस्त मिल गया, बहुत स्टेबिलिटी बढ़ गया तुम्हारा बे। अब उल्टा सोचते हैं, अगर मान लो कोई आदमी इसको 1 करोड़, इसको 1 करोड़, इसको 1 करोड़, इसको 2 रुपया दे जाता, और पॉलिंग आके कहता है कि एक काम करो तुम जो है वो अपने पैसे मिक्स करो, मिक्स करके डिवाइड बाय टोटल जितने उतने करो, तो 75 लाख 75 लाख 75 लाख 75 लाख आएगा। तो 75 लाख 75 लाख 75 लाख जैसे आएगा, और ये कहेगा भैया पॉलिंग मेरा 25 लाख कम हो गया है, और पॉलिंग अगर ये कह दे
कि यार 25 लाख में तो दोस्त तो मिल गया, तो सबसे पहले पॉलिंग को पटक के छाती में लौट जाएंगे उसके। बोला 25 लाख में, अबे 2 रुपया तक चल रहा था, 2 रुपये के बाद एक पैसा भी ज्यादा हुआ तो नहीं देंगे, ऐसा दोस्त नहीं चाहिए हमको भाई। 25 लाख रुपया है, नहीं चाहिए, पॉलिंग भी नहीं चाहिए, मुंडी घुमा देंगे, बोले जो सो निहार सत श्री अकाल। ले, तीनों ने मिलकर मुंडी घुमा दी पॉलिंग की, सबसे पहले पॉलिंग की छाती में बैठ के मुंडी घुमा देंगे उसकी। क्यों? 25 लाख, पागल हो। इस कॉन्सेप्ट से क्या समझ में आया कि अगर ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम है तो ही वो आपस में इंटरमिक्स करेंगे। क्या बोला जल्दी बताओ? अगर ऑर्बिटल की एनर्जी कम है तभी वो इंटरमिक्स करेंगे। अगर ऑर्बिटल्स का एनर्जी गैप ज्यादा है तो फिर वो मिक्स नहीं करेंगे, जैसे यहां पर था अभी, एनर्जी गैप ज्यादा हो गया तो मिक्स नहीं करेंगे। और ऑर्बिटल के इसी मिक्सिंग वाले प्रोसेस को कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है? सबसे पहले ये आपस में ऑर्बिटल अपनी एनर्जी को इंटरमिक्स करते हैं, नए ऑर्बिटल बनाते हैं, चारों ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन वैसे ही रखो जैसे पहले रखे थे। इनका जब नाम देने का रूल है वो क्या है? मिक्स हो गए। ये नाम देने का रूल क्या है? देखो ये मिक्स हो गए हैं अब। अब इनके नाम देने का रूल क्या है? सोचो। इनके नाम देने का रूल है कि जो ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं पहले तो वो लिख दो, तो एस और पी मिक्स हुए तो एस और पी लिख दिया। अब उसके बाद नंबरिंग भी लिख दो, कितने पी हुए हैं? 3 पी। ये देखो 1 2 3, तो कितने sp3 बनेंगे? 4। चारों sp3 इस तरह से अरेंज होंगे कि रिपल्शन मिनिमम हो। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं ऐसे, ये इस तरह से वो होंगे अरेंज की रिपल्शन मिनिमम हो। मिनिमम होने के बाद अब इलेक्ट्रॉन इसमें वैसे के वैसे रखेंगे जैसे पहले थे, और अब आएगा उसमें एस ऑर्बिटल। ये अब आएगा उनमें एस ऑर्बिटल। अब जब एस ऑर्बिटल आया तो एस ऑर्बिटल ने बॉन्ड बनाया। अब ये जो बॉन्ड बना वो दिमाग की बत्ती जलाओ, क्या आया? ये। अब देख के बताओ इसमें जो ओवरलैपिंग हुई वो कौन सी हुई? ये जो कार्बन है अब वो कौन सा ऑर्बिटल देगा? sp3। ये क्या देगा? s। ये क्या ऑर्बिटल देगा? sp3। ये क्या देगा? s। ये क्या देगा? sp3। ये s। ये क्या देगा? sp3 और ये s। अब दिमाग की बत्ती जला के बताओ सब में ओवरलैपिंग इक्वल हुई कि नहीं हुई? तो सबको तोड़ना आसान है कि नहीं है? अब सब में ओवरलैपिंग इक्वल है तो बताओ सबको तोड़ना आसान है कि नहीं है? सबकी ओवरलैपिंग इक्वल होगी तो सबको तोड़ना आसान है कि नहीं है? अब सबको इक्वल ओवरलैपिंग हो रही है। देखो अब पहली बार ऐसा हुआ कि पॉलिंग ने समझा दिया सबको तोड़ना इक्वल। अब एक क्वेश्चन पूछा उसने, नोट, पहले ओवरलैपिंग हो रही है कि पहले बॉन्ड बन रहा है? सॉरी, पहले ओवरलैपिंग हो रही है कि हाइब्रिडेशन? तो नोट करना, फर्स्ट हाइब्रिडेशन फॉलोड बाय ओवरलैपिंग। क्या बोला जल्दी बताओ? फर्स्ट हाइब्रिडाइजेशन होगा फॉलोड बाय ओवरलैपिंग होगी। फर्स्ट हाइब्रिडाइजेशन होगा फिर ओवरलैपिंग होगी। और अगर ओवर हाइब्रिडेशन की बात करें तो क्या होगा? अब हाइब्रिडेशन की डेफिनेशन क्या बन गई? मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग लेस एनर्जी डिफरेंस। दोबारा बोलो, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग लेस एनर्जी डिफरेंस। अगर यहां लेस एनर्जी डिफरेंस नहीं है तो डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि हाई ऑर्बिटल जो डिफरेंस रखेंगे गैप में वो नहीं रखेंगे हाइब्रिडेशन में। जिनके अंदर गैप ज्यादा होगा वो हाइब्रिडेशन पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। क्लियर? तो हाइब्रिडेशन क्या हुआ ये समझ में आ गया? ठीक है। अब देखो हाइब्रिडेशन जब होता है तो 3 तरह का अपन जनरली हाइब्रिडेशन पढ़ेंगे, एक sp होगा, एक sp2 होगा, एक sp3 होगा। sp जो होता है ना उसमें थोड़ा सा साइज देखो आप, ऐसा होता है कि ये थोड़ा गोला s की तरफ होगा, ये थोड़ा p की तरफ होगा, और ये आपका इसकी तरफ होगा। ठीक है,
लेकिन इसको हम क्या बोलेंगे पता है कि ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैव सेम शेप बट डिफरेंट साइज। अगर मैं बोलूं शेप सेम है क्या, तो ये शेप सेम ही रहेगी। देखो आप इसको ऐसे नहीं बोलेंगे क्योंकि इसमें एक बड़ी लोब है और एक छोटी लोब है। हर हाइब्रिड ऑर्बिटल में दो ही सिचुएशन होगी, एक बड़ी लोब यानी कि ये बिग लोब, और ये जो होगी वो होगी स्मॉल लोब। क्या बोला जी बताओ? ये वाली जो होगी वो बिग लोब, और ये वाली छोटी वाली जो होगी वो क्या होगी? स्मॉल लोब। तो हर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल फिक्स है, तो सबका शेप सेम है, साइज अलग अलग है, ठीक है। अब एक सवाल मेरे मन में बनता है, पूछो क्या? कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, बोलो, उनकी जरूरत क्या है? भाई हाइब्रिडेशन क्यों हो रहा है, क्यों, जरूरत क्या है उसकी? ना करो। तो आपको देखने से समझ में आया क्या जरूरत थी? अगर मैं CH4 की बना रहा था तो एक बॉन्ड वीक बन रहा था, तीन अलग बन रहे थे, एक अलग बन रहा था, लेकिन जैसे हाइब्रिडेशन हुआ तो सारे एक जैसे बन गए। तो स्टेबिलिटी ओवरऑल बढ़ी या घटी? बोलो, स्टेबिलिटी बढ़ी या घटी? हाइब्रिडाइजेशन से स्टेबिलिटी बढ़ी या घटी? बोलो सुभाष, जल्दी बोलो, बढ़ी। अब आपको इनके एस कैरेक्टर निकालने आने चाहिए। एसपी जब होगा तो देखो एसपी में एक एस है, टोटल दो ऑर्बिटल है, इंटू 100 करेंगे तो कितना आएगा? ये 50%। ये एक है, तीन है, इंटू 100 आएगा तो क्या आएगा? 33.33%। ये आएगा तो 1/4 इंटू 100 क्या आएगा? 25%। तो इनके परसेंटेज याद हो गए। एसपी हाइब्रिडेशन होता है तो एस कैरेक्टर बोलो 50% है, sp2 है तो एस कैरेक्टर कितना है? 33 पॉइंट है, sp3 तो 25% है। क्लियर? हाँ या ना? यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं उनमें अगर एस कैरेक्टर आ गया तो एस कैरेक्टर का एक खास बात होता है कि न्यूक्लियस के पास सबसे ज्यादा एस होता है। हमेशा याद रखना, एस ऑर्बिटल अगर न्यूक्लियस के पास है तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा। तो अगर परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो फिर अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन अगर बढ़ता है तो साइज छोटा होगा। तो ऑर्डर ऑफ साइज अगर पूछा उसने तो बताओ, इनमें साइज का ऑर्डर बताओ, sp का, sp2 का, sp3 का, जल्दी बताओ। दोबारा से देखना, सबसे ज्यादा पास एस ऑर्बिटल होता है, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन एस पर सबसे ज्यादा लगता है। दोबारा बोलो, सबसे ज्यादा क्या होता है? एस न्यूक्लियस के पास है, तो जहां जहां एस कैरेक्टर परसेंटेज में बढ़ेगा वहां वहां अट्रैक्शन बढ़ेगा, और जहां जहां अट्रैक्शन बढ़ेगा वहां वहां आपका साइज छोटा हो जाता है, क्योंकि आपको पता है अट्रैक्शन बढ़ने से साइज छोटे होते हैं। तो इसका मतलब सबसे बड़ा साइज इसका होगा। अब अगर अट्रैक्शन ज्यादा है तो न्यूक्लियस के पास कौन सा वाला होगा? sp। sp कहां होगा? न्यूक्लियस के पास। तो दूर कौन होगा? sp3। तो डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस पूछे तो भी यही आएगा। अब जो दूर होता है ना उसकी एनर्जी भी दूर ज्यादा होती है। तो एनर्जी का ऑर्डर पूछेगा, ऑर्डर ऑफ एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा बताओ? एनर्जी का ऑर्डर भी सबसे ज्यादा किसका होगा? इसी का होगा। ये तीन सवाल आएंगे, तीनों कर देंगे इजी गोइंग। बोलो। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो एक बार दोबारा पढ़ना, ठीक है? रिक्वेस्ट है अच्छे से पढ़कर आना बेटा, ठीक है? बाकी नेक्स्ट में पढ़ेंगे।